चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। आज वाले सेशन में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, कोड है 301। ये आपका सिलेबस है CUET का अकाउंटेंसी के लिए। देखो ऑफिशियली तो अभी NTA ने कोई सिलेबस आपका निकाला नहीं है, लेकिन ये जो सिलेबस है ये लास्ट ईयर का है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि आपका सिलेबस, आपका फॉर्मेट और आपके एग्जाम्स के डेट्स का जो जो मंथ्स होते हैं वो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। ठीक, तो उसी बेसिस पे एक बार आके देखते हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। तो जो आपका अकाउंट का सिलेबस है वो ये 5 यूनिट्स में बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। डन। चलो सर, अब इसके अंदर ना डिटेल लिखा हुआ है। आज इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं क्या देख रहा हूँ, बच्चे कुछ भी पढ़ के एग्जाम में जा रहे हैं और वापस आके कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में था ही नहीं, या ये वाला क्वेश्चन तो सर कभी बताया ही नहीं गया। देखो सर, जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, लेकिन जो बच्चे यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना इस सिलेबस को गो थ्रू किए ही अपने मॉड्यूल्स को बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, हम एक एक करके इन सब को देखते हैं। आओ सर, सबसे पहले देखना सर, जो वहां पे आपने देखा ना यूनिट 1, आपके यूनिट 1 का सिलेबस है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। और ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में वो आपको कहता है कि आपको ना थ्योरी में पार्टनरशिप का मीनिंग आना चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक। इनके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज, डीड प्लस उसके रूल्स, और वो सेक्शंस भी आपको याद करने हैं रूल्स के साथ जो आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है। अब बच्चे ये सब तो मे भी कर रहे हैं, लेकिन वो सेक्शंस को नहीं कर रहे हैं। और अगर जो बच्चा कर रहा है वो एक्सेसिव सेक्शंस कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस यूनिट 1 के अंदर वो प्रैक्टिकल पार्ट जो आपको आना चाहिए वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोबेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स का कौन सा शेयर उसको मिलेगा, कौन से एक्सपेंसेस उसके काउंट होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन बन जाते हैं, ये आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी प्रॉफिट, और इन सब का एक कॉम्बिनेशन भी। अब जो आपका यूनिट 1 है ना, पीछे आके देखो, देखो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 3 लाइनों में लिखा है, और अगर आप इस तरीके से जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है। तो आप इसको अच्छे से देखना। इस वीडियो के बाद अगर आप मुझे DM करोगे तो मैं स्लाइड आपको भेज भी दूंगा। थर्ड पे आओ बेटा, यूनिट 2 जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को उन्होंने 4 ब्लॉक में बांटा। पहला वाला ब्लॉक है बेटा गुडविल का। अब देखना, इसमें एक चेंज है जो आपको कभी बताया ही नहीं गया, जैसे कि आपको गुडविल का नेचर आना चाहिए, उसके कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से मैथड है। इसके बाद आपने ना 12th क्लास में 3 मैथड पढ़े हैं, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, लेकिन आपके एग्जाम में एप्लीकेबल ये मल्टीप्लायर भी है। अब सर ये ना कभी बताया गया ना कभी पढ़ाया गया, लेकिन CUT में पूछ रहे हैं, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, इसलिए कहता हूं कि आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान लगाना है। अगला, चेंज इन PSR में आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ये 2 आने चाहिए। इसके अलावा रिजर्व्स, लॉसेस, एसेट और लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट आनी चाहिए। लेकिन क्या इतना पढ़ते हैं हम जो 12th क्लास में, इससे बात बन जाएगी? सर इसके अलावा आपको गुडविल का बुक वाला वैल्यू और वैल्यूड वैल्यू दोनों आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एडजस्टमेंट भी, कि इन सब का क्या एडजस्टमेंट होगा बुक्स के ऊपर, वो भी आना चाहिए। थर्ड पार्ट में आया एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, जो 12th क्लास का बच्चा है उसके ना एडमिशंस के चैप्टर बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम में 6 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि क्या एडमिशन से बुक्स पे क्या इफेक्ट होगा और कौन कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आपको इसमें भी गो थ्रू करना है। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना दोस्त, तो ये दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि आपको अकाउंटिंग आती है और जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको एडजस्टमेंट भी आता है। अब ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी देखो रिपीट होती है, इफेक्ट, चेंज, अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट। ये कैसे? रिटायरमेंट और डेथ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल आपको आता है, तो अब टाइम आ गया है कि उसके इफेक्ट और चेंजेस को भी समझे। अगर समझोगे तो बात बनेगी। नेक्स्ट, यूनिट 3 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन में ना उन्होंने बोला कि आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। 3, पहला क्या? मीनिंग आना चाहिए, सेटलमेंट आना चाहिए और रियलाइजेशन आना चाहिए। लेकिन अब देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छी जगह इन्वॉल्वमेंट कराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स देखोगे ना, बड़ी बड़ी एकेडमी की बात कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन के अंदर आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा रहे हैं,
सेल ऑफ कंपनी भी पढ़ा रहे हैं और इंसॉल्वेंसी भी आपको पार्टनरशिप का पढ़ा रहे हैं, जबकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब जो चीज़ है ही नहीं वो क्यों पढ़ना? और वो कहते हैं सर आ सकता है, भाई नहीं आ सकता है, क्योंकि एनटीए ने इसको एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूड किया आपके सिलेबस से। तो आपको बहुत ध्यान रखना, इधर उधर नहीं फंसना है बेटा, ठीक। चलो सर आगे चलते हैं। अब ये आया आपका यूनिट 4, ठीक। ये सेकंड लास्ट यूनिट है बेटा, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट, शेयर एंड डिवेंचर। अब समझना कि देखो छोटी मोटी गलती एनटीए से भी हो रही है सिलेबस को डिज़ाइन करने में, लेकिन आप नहीं करना, वो मैं आपको गलतियां आज हाईलाइट भी करा दूंगा कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ आपको ठीक करना है। जैसे कि उन्होंने बोला कि आपको मीनिंग, नेचर और टाइप आना चाहिए, लेकिन किसका बताना भूल गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल का भी और डिवेंचर का भी। वो अपने सिलेबस में ना सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन मुझे मीनिंग, नेचर और टाइप डिवेंचर का भी आना चाहिए। अब डिवेंचर का टाइप बहुत बड़ा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आना चाहिए, कहीं छोड़ के ना चले जाओ। अगला आपको इशू आना चाहिए, अलॉटमेंट आना चाहिए, ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी आना चाहिए। 1 मिनट सर, शेयर कैपिटल में तो डिस्काउंट होता नहीं, लेकिन भाई एनटीए ने लिख दिया है कि डिस्काउंट भी होना चाहिए। तो अब आप कहोगे एनटीए ने गलती करी, एनटीए ने गलती नहीं करी। एनटीए ना यहाँ पे सवाल पूछेगा क्या शेयर कैपिटल डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, तो आपको ना यहाँ पे इसका कंसिक्वेंसेस पता होना चाहिए। अगला कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर, ये शेयर कैपिटल के लिए भी और डिवेंचर के लिए भी। अगला है अदर देन कैश, ये भी आपको आना चाहिए, लेकिन डिवेंचर में कुछ और चीज़ें भी हैं। तो क्या वो 12th क्लास में है? देखो जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा ना, आई मीन कंसेप्ट बिल्ड कराऊंगा, मैंने आपको बोला हुआ है कि हम अपने यहाँ पे सीयूटी में कंसेप्ट्स पढ़ाते हैं। एक कंसेप्ट से यू कैन सॉल्व 20 MCQs, ठीक है। तो हम ऐसे टाइम पास नहीं कराते हैं। अगला बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। मैं आज भी जानता हूँ 12th क्लास के बहुत सारे बच्चों को शेयर कैपिटल आता है, डिवेंचर आता है, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं आती है। लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा शेयर कैपिटल के लिए भी और डिवेंचर के लिए। जब इतना समझ में आ गया तो आ जाओ सर लास्ट यूनिट 5, जहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल। विश्वास करोगे मेरे यहाँ पे कुछ सीए फाउंडेशन के बच्चे इनरोल करते हैं और वो कहते हैं कि सर हम ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़ के गए थे सीयूटी के लिए। जनाब वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल ही नहीं था। यूनिट 5 या तो आपको आना चाहिए जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या कंप्यूटराइज्ड आना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म भरते समय आपने किस तरीके से चीज़ें सेलेक्ट की थी। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास ऑप्शनल में यूनिट 5 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। अब इसको देखो ध्यान से बेटा, लिखा है आपको प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग ओनली। यहाँ पे क्या लिखा? सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद मेजर हेडिंग ओनली। अब सर इसमें दो हेडिंग होती है, मेजर हेडिंग और माइनर हेडिंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो मेजर लिखा है इसका मतलब क्या है? अरे भाई सुनो, देखो मेजर का मतलब है कि आपके ना फॉर्मेट के अंदर कुछ ऐसी मेजर हेडिंग्स है जो एप्लीकेबल है, कुछ नहीं है। सब नहीं करना, वो सब मैं बताऊंगा आगे। आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस और लिमिटेशन, ये चारों बातें पता होनी चाहिए। एंड आई कैन गारंटी ओनली 5% to 10% बच्चा 12th क्लास का जिसको ये आता है, सबको ये नहीं आता है। अगला कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कभी आपके 12th क्लास में एप्लीकेबल होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन सीयूटी में हमेशा एप्लीकेबल है और ये आपको आना भी चाहिए। लास्ट बेटा, सेकंड लास्ट, रेशो। रेशो में ना बच्चों को लिक्विडिटी रेशो आता है, सॉल्वेंसी आता है, एक्टिविटी आता है, प्रॉफिटेबिलिटी आता है। जनाब इसके अलावा आपको अब रेशो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स भी आना चाहिए। प्लस 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 मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सिग्निफिकेंसेस भी आनी चाहिए सभी रेशो की। तो आपके सिलेबस में जितने भी रेशो, सबका सिग्निफिकेंस भी आना चाहिए। अब जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है उसको तो आएगा, जो नहीं कर रहा चीज़ें खराब हो जाएंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बच्चे को सॉल्व करना आता है, वो भी कैसे? रिवाइज स्टैंडर्ड ऑफ आईसीआई। देखो आईसीआई ने ना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज किया, एनटीए ने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि रिवाइज वाले फॉर्मेट से आपको आना चाहिए, तो आपको ये भी देखना है। अच्छा, इसके अलावा कैश फ्लो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन। फिर से वही बेटा, 5 से 10% बच्चे को कैश फ्लो की थ्योरी आती है, बाकी बच्चों को उसका प्रैक्टिकल आता है। भाई आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सच में सीयूटी की अच्छी प्रिपरेशन करवा दूंगा, तो बेटा हमारा ना बैच आ रहा है 4 अक्टूबर 2025 से, जिसमें सैटरडे और संडे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं फेस टू फेस। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन बेटा जो क्लास का मज़ा है वो क्लास में ही आएगा, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। तो आप आज ही जाके हमारे इस बैच में इनरोल कर ले। यहाँ पे क्लासेस सैटरडे संडे है, रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिलेगा आपको और पेन ड्राइव मोड पे भी मिलेगा। आज ही जाके इसको इनरोल कर ले। और अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले बच्चों तक ज़रूर भेजें। चलो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बाय।